Assalamu alaikum. I welcome you all in another lecture of thermodynamics. In the previous lecture, we finished chapter number 3, which was about properties of pure substance, and we discussed about the property tables and how to read the values from it. In chapter number 4, we will be discussing about the applications regarding the closed systems, and we will be doing an energy analysis on closed system. And in this chapter, we will be discussing about those property tables and how to use them in a real example. चैप्टर नंबर 4 में हम एनर्जी एनालिसिस क्लोज सिस्टम पर डिस्कस करेंगे और जो तमाम टेबल्स प्रॉपर्टी टेबल्स हमने पढ़ना सीखे थे उनको हम इस्तेमाल करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर. लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 4 and this is the these are the objectives of chapter number 4. We will be discussing about moving boundary work, energy balance of closed system, specific heat of gas, internal energy, enthalpy, specific heats of ideal gases. So these are the objectives we will cover in chapter number 4 inshallah. So let's begin. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वर्क डन क्या होता है. ये हमने पहले चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस की थी कि वर्क डन क्या होता है. सिंपली फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट. बट इन टर्म्स ऑफ मूविंग बाउंड्री वर्क हमने बात देखी थी कि अगर हमारे पास एक सिलेंडर है और एक पिस्टन है, तो when the gas expands, what happens? The piston moves upward, or when the gas is compressed, the piston moves downwards. तो जो डिस्प्लेसमेंट पिस्टन मूव ऊपर की तरफ या डाउनवर्ड कवर कर रहा है उसको हम ds रिप्रेजेंट करते थे. तो जो आपके पास फोर्स होती है वो सिंपली क्या होती है, जो प्रेशर जो गैस इस पिस्टन के ऊपर एक्सर्ट कर रही है मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ द पिस्टन, व्हिच मींस कि हमें ये पता है कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया के. तो फोर्स बराबर हो जाएगी प्रेशर इनटू एरिया के. नाउ तो अगर प्रेशर गैस जनरेट कर रही है और पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज अ डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पिस्टन. पिस्टन थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ रहा है और वो कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ds. ds डिस्प्लेसमेंट कवर करने की वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो कितना हो जाएगा, एक डिफरेंशियल वर्क डन, एक स्मॉल वर्क डन बाय दिस पिस्टन इज बेसिकली इक्वल्स टू फोर्स टाइम ds, वेयर फोर्स इज बेसिकली प्रेशर टाइम्स एरिया. प्रेशर जो गैस लगा रही है और ds जो है वो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ कवर कर रहा है. और अगर हम इसको कहते हैं कि ADS बराबर हो जाएगा dV के. सो बेसिकली एरिया जो है वो पिस्टन का एरिया है क्रॉस सेक्शन. अगर आप इसको यहाँ से देखेंगे तो यू विल सी अ सर्कल जो पिस्टन का एरिया है, और ds बेसिकली डिफरेंशियल लेंथ जो इसने डिफरेंशियल डिस्टेंस जो इसने कवर किया. तो अगर मैं ADS की बात करता हूँ तो ADS विल बी द डिफरेंट चेंज ऑफ वॉल्यूम. इसका मतलब ये बात समझ लेते हैं, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये पिस्टन इस डॉटेड लाइन पर होता तो यहाँ का वॉल्यूम होता V, बट जब ये यहाँ चला गया तो अब अगला वॉल्यूम जो दूसरा वॉल्यूम कितना जाएगा V2 और इनिशियल वॉल्यूम V1 था. तो V2 माइनस V1 विल बी इक्वल्स टू dV. तो इस dV को लिखने के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस ds को मल्टीप्लाई करते हैं इस पिस्टन के एरिया के साथ तो आई विल गेट दिस चेंज ऑफ वॉल्यूम. तो एग्जैक्टली ADS की वैल्यू भी dV के बराबर आ जाती है, व्हिच इज चेंज ऑफ वॉल्यूम. सो टोटल वर्क डन जो है आपके पास क्या होता है, अगर मैं इसी को इंटीग्रेट कर दूं फ्रॉम पॉइंट 1 के पॉइंट 2, ये बात हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं. ये वर्क डन जो है वो एक जो प्रोसेस पाथ है वो इट्स अ पाथ फंक्शन. पॉइंट 1 में अगर वॉल्यूम V1 था एंड पॉइंट 2 पे वॉल्यूम V2 था, तो अलोंग दिस प्रोसेस पाथ द टोटल वर्क डन विल बी द इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन PdV. So we will take a small differential area which is PdV. P is this length and dV is the x length along the x-axis. So अगर point 1 से point 2 दरमियान मुझे total work done निकालना है, तो that will be the area under the curve of this path point 1 से point 2. This is the same thing which we discussed in the previous chapter. तो इंटीग्रल 1 से लेकर 2 dP dV, तो P जो है प्रेशर है और dV जो है वो डिफरेंशियल चेंज ऑफ वॉल्यूम है. सिमिलरली हमारे पास हमने कुछ डिस्कस किए थे कुछ प्रोसेसेस, जिसमें से एक प्रोसेस था आइसोबैरिक प्रोसेस. आइसोबैरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखते हैं वी हैव वाटर इनसाइड, इट्स अ प्योर सब्सटेंस इन अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस एंड वी आर प्रोवाइडिंग हीट. सो एट अ कांस्टेंट प्रेशर व्हाट वुड हैपन, द वॉल्यूम विल इंक्रीज but the pressure is constant, right? What is happening is straight line बन रही है which is horizontal to the x-axis. जो area under the curve है इस लाइन का, ठीक है, जो भी प्रोसेस है PV कर्व के ऊपर जो भी लाइन ड्रॉ हो रही है, चाहे वो इस केस में ये लाइन ड्रॉ थी, तो इस पूरे लाइन के अंदर जो एरिया अंडर द कर्व है वो जो है वर्क डन होगा
बट सिंस दिस लाइन इज नॉट लीनियर तो हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। बट अगर आप और कर सकते हैं ये लाइन जो है वो लीनियर है इस पॉइंट 1 से 2 एंड दिस इज पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस और स्ट्रेट लाइन है। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ कि एक प्रोसेस 1 से लेकर 2 तक हो रहा है जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट है हर पॉइंट पे, बट द वॉल्यूम इज चेंजिंग बिकॉज हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो हीट एक्सपेंड हो रही है, बट द प्रेशर इज कांस्टेंट इन द सिस्टम। व्हाट इज हैपनिंग? तो अगर मैं इसका एरिया निकालने को कहूँ दैट इज प्रीटी सिंपल। this length which is actually P and this length which is actually equals to what? V2 minus V1. So you can easily find the area which is the total work done by this system from point 1 to point 2, right? So यहाँ पे ये जो एरिया अंडर द कर्व है कैसे निकला है कि अगर हम देखेंगे इस रेक्टेंगल की जो ये बना रहा है 1 से 2 के दरमियान बीच में यहाँ पे, इसकी जो वर्टिकल हाइट है वो P है which is constant, and but the volume change this line horizontal line basically V2 minus V1. तो ये लाइन निकालेंगे आप, right? So simply work done by isobaric process is nothing but P times delta V. So this is how you find the work done in an isobaric process. Moving forward, we have an isochoric process. Isochoric process वो process होता है जिसके अंदर आपके पास volume constant होता है. For example, यहाँ पे हमारे पास एक कन्फाइंड एक कंटेनर है जिसके अंदर एयर मौजूद है, लेट से इट इज एट 500 किलो पास्कल्स, टेम्परेचर इज 150 डिग्री सेल्सियस, बट व्हाट इज हैपनिंग दैट सिंस द कंटेनर हैज नो पिस्टन, तो देयर इज नो पिस्टन मूव नहीं कर रहा, देयर इज नो बाउंड्री वर्क, तो आप इसमें एनर्जी आप रिलीज भी करते हैं एनर्जी देते भी, तो व्हाट वुड हैपन इफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। इन दिस एग्जांपल यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास हीट इस सिस्टम को बस से बाहर निकल रही है, हीट बाहर निकल रही है, तो व्हाट इज हैपनिंग, टेम्परेचर इज ड्रॉपिंग, बट सिंस द वॉल्यूम इज कांस्टेंट तो हम यहाँ देख सकते हैं कि पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक, पॉइंट 1 ये वाला प्रेशर है 500 किलो पास्कल और 2 जो है वो 400 किलो पास्कल है। या 1 से 2 जब ड्रॉप हुआ तो वॉल्यूम सेम है इन पॉइंट 1 से 2 का, तो व्हाट वुड हैपन कि अगर मैं इसका एरिया अंदर कम करूँ तो इसका एरिया अंदर का 0 निकलेगा बिकॉज देयर इज नो एरिया अंडर दिस प्रोसेस लाइन 1 से 2। हम ये एरिया नहीं लेते बट ये एरिया हम लेते हैं इसका ये वाला एरिया। या इसकी एक और वजह ये भी हो सकती है कि अगर आप गौर करें कि यहाँ पे P dV, although P is changing but dV is constant, तो dV constant है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 के बराबर हो जाएगी। तो इस केस में अगर आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस है तो आपके पास वर्क डन 0 होता है, और दैट मेक सेंस बिकॉज वर्क डन होता ही उस वक्त है जब आपके पास कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पिस्टन कवर नहीं कर रहा बिकॉज पिस्टन मौजूद ही नहीं है। तो जस्ट लाइक कंटेनर, आप मिलने के गैस कंटेनर है, आप उसको हीट दे रहे हैं या उसे हीट निकाल रहे हैं, तो एनर्जी निकाल रहे हैं एनर्जी दे रहे हैं, तो वॉल्यूम जो है वो उसका फिक्स हुआ है, बट ऑल्दो द प्रेशर एंड टेम्परेचर कैन चेंज, बट वर्क डन की डेफिनेशन ये है कि आपके पास कोई ना कोई मोशन होनी चाहिए, एंड इन दिस केस देयर इज नो मोशन इन द सिस्टम। मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव अनदर प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल इन द हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एयर है व्हिच इज एट सर्टेन प्रेशर एट सर्टेन वॉल्यूम बट द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि हम लेट से वॉल्यूम को हम कम कर रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, which means कि वी आर कंप्रेसिंग इट, तो व्हाट वुड हैपन कि हमारे पास हम ये देख सकते हैं कि PV बराबर है mRT के, दिस इज जनरल गैस इक्वेशन, फिर m इज द मास ऑफ द एयर, r जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T नॉट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है 80 डिग्री सेल्सियस फिक्स किया हुआ है, तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि हम वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, which means we are expanding it, and the pressure is also changing, pressure is increasing, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम कम कर रहे हैं, पिस्टन को ऊपर नीचे की तरफ कंप्रेस कर नीचे की तरफ ला रहे हैं, तो ये कंप्रेसिंग इट, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग एंड प्रेशर इज इंक्रीजिंग। सो इन दिस केस, बट पर्टिकुलरली दिस इज द केस वेयर द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, दिस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि PV बराबर है mRT के, तो हम यहाँ पे mRT नॉट, दिस होल टर्म बिकम्स अ कांस्टेंट, राइट? सो वी कैन राइट द इक्वेशन PV equals to C, which is C is constant, and by replacing by solving it for P equals to C upon V, तो अगर हम ये P equals to C upon V सॉल्व देखते हैं तो हम इस C, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, for two different conditions P1 V1 equals to P2 V2 equals to mRT naught, this is exactly the same equation जो हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस की थी। अगर हम इस इक्वेशन को दिस P equals to C upon V को इस इक्वेशन में रिप्लेस कर देते हैं तो we will be having dV upon V and C, and by using when we integrate it we will get C ln V2 upon V1। Similarly, यहाँ पे C जो है वो mRT naught है, तो we can find mRT naught equals to ln V2 upon V1। This is a pretty simple formula for our
water burden between point 1 and point 2 when you have a constant temperature. This is really important to understand. And similarly, अगर हम यहाँ पे solve करते हैं pressure के लिए, तो we can get the same relation for pressure as well. But the only difference between these two equations is here we have the final volume as a numerator, and here we have the initial pressure as a numerator. Although, but this important first thing is one thing to note is that these two values are only for constant temperature processes, which is isothermal. Although in this process, both the quantities, pressure and volume are changing, but only the temperature is constant. That only in this case we can apply these two relations. Moving forward, we have another process which is called polytropic process. Polytropic process is basically the process in which is governed by this type of equation, which has PV raised to power n. अगर आपके पास एक वैसा प्रोसेस है जिसमें आपके पास लीनियर पावर जो है वो अपेयर हो रही हो आपके पास प्रोसेस में, तो 1 से लेकर 2 तक, although this is exactly the same process apparently as of the previous slides, but we have a power n. Usually आपके पास जब एक रियल प्रोसेस होता है तो हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम जो है वो इस इक्वेशन की तरह नॉन लीनियरली एक्सपोनेंशियली रिलेट कर होता है. तो सेम वर्क डन की इक्वेशन तो एग्जैक्टली वही रहेगी जो आपके पास यहाँ पर है, W1 to 2 equals to integral P dV. But अगर आप exactly यहाँ से PV n equals to C ले रहे हैं, तो what you will get C upon Vn, and replacing P with C upon Vn, and you will get this relation. which simply integrate कर दे तो आपके पास ये पावर इक्वेशन बन जाएगी, and after applying the limits of 1 to 2, so you will get this equation. This is pretty simple integration. The only thing here is this equation, which is PV raised to power n. Now moving forward, we know this PVn equals to C, where we can write P1 V1 n equals to P2 V2 n. तो यहाँ पे C को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मैं V2 के साथ सेकंड टर्म लिख देता हूँ और V1 के साथ जो C के साथ C की जो P1 वाली टर्म है वो लिख देता हूँ. तो by solving this we can find this relation, which is equals to P2 V2 equals minus P1 V1 upon 1 minus n. इम्पोर्टेंट बात यहाँ क्या है कि n जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, एंड n कैन नॉट बी 1. अगर ये 1 होगा तो this term will become infinity. So that this equation is only valid when you have n equals to n is not equals to 1. अगर ये 1 के बराबर है तो ये इक्वेशन आप अप्लाई नहीं कर सकते. इन दैट केस फिर आपके पास जो पुरानी इक्वेशन है ये वाली अप्लाई कर सकते हैं, और we can apply these other relations, right? So this is only for a polytropic process, which is governed by this relation P1 V1 n, and where n is not equals to 1. This is important. Now let's check an example from the book. This is example number 4-4. Piston cylinder device contains 0.05 meter cube of a gas initially at 200 kilopascal. हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है जिसके अंदर एक पिस्टन है, एक सिलेंडर है, जिसके अंदर जो वॉल्यूम गिवन है वो कितना है 0.05 मीटर क्यूब, और जो उसका प्रेशर है वो है 200 किलोपास्कल. एट दिस स्टेट इनिशियली क्या हो रहा है कि यहाँ इस आपके पास स्टेट नंबर 1 है, एक लीनियर स्प्रिंग है जिसका आपके पास K मौजूद है, which is 150 kilonewton per meter, is only touching the piston, but कोई exert नहीं कर रहा. पिस्टन जो है जो स्प्रिंग है वो पिस्टन के साथ से टच हो रहा है, बट इट इज नॉट एक्सर्टिंग एनी फोर्स. मतलब क्या है कि आपके पास जब आप अगर वो उसमें कोई टेंशन होगी या कोई कंप्रेशन होगी तो फिर वो फोर्स पर लगा रहा होगा, बट इन दिस इनिशियली देयर इज नो फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द पिस्टन. नाउ हीट इज ट्रांसफर्ड टू द गैस. अब आपने इसको हीट देना शुरू की तो क्या होगा, जब आप हीट देंगे तो वॉल्यूम एक्सपेंड होगा एंड पिस्टन विल गो अपवर्ड्स, causing the piston to rise. पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है एंड कंप्रेस द स्प्रिंग, और वो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा until the volume inside the cylinder doubles. आपने कब तक उसको हीट दी, आपने हीट उस वक्त दी जब उसका वॉल्यूम जो है वो 0.05 से 0.1 मीटर क्यूब हो गया, डबल हो गया. क्रॉस सेक्शन एरिया जो है पिस्टन का वो गिवन है, which is 0.25 मीटर स्क्वायर. हमें निकालना क्या है, फाइनल प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर, इसके अंदर जो फाइनल प्रेशर है वो निकालना है, और टोटल वर्क डन बाय द गैस, कितना वर्क डन उसने किया, and the fraction of this work done against the spring to compress it, और कितना वर्क जो है वो सिर्फ स्प्रिंग ने कंप्रेस करने के लिए इस्तेमाल हुआ है. नाउ इस सवाल को हम तोड़ देते हैं कुछ हिस्सों में. पहली बात क्या, अगर इनिशियली हम बात करते हैं 0.05, तो अगर आपके पास 0.05 है इनिशियल वॉल्यूम, अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ इस हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन की, दिस इज द रियल पाथ, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि आपके पास वॉल्यूम डबल हुआ, कहाँ तक चला गया 0.1 तक,
और ये लीनियर क्यों हुआ? बिकॉज आपके पास स्प्रिंग लगा हुआ है। अगर ये स्प्रिंग नहीं होता तो व्हाट वुड हैपन? Your pressure will remain constant at 200 kilopascal and you will be having this straight line which is horizontal line to the x-axis. But यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास एक पिस्टन भी है, हमारे पास एक स्प्रिंग भी अटैच है, तो स्प्रिंग की वजह से ये जो लाइन है ये एक लीनियर लाइन तो है बट इट इज हैविंग स्लोप, ठीक है। अब देखते हैं कि हम सबसे पहले देखते हैं कि वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम इसका फाइनल वॉल्यूम जो है वो V2 बराबर किसकी हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम, क्योंकि सवाल में ये लिखा था कि हमने उसको इतना एक्सपेंड होने दिया जितना जब इनिशियल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम का डबल हो जाए, तो 0.1 हो गया। अब हम बात करते हैं कि पिस्टन ने जो आपके पास पिस्टन कितना पिस्टन ऊपर की तरफ मूव किया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन एंड ऑफ द स्प्रिंग बिकम्स कितना, जितना आपने पिस्टन ऊपर मूव किया है, क्योंकि जब इनिशियली पिस्टन से सिर्फ स्प्रिंग टच कर रहा था, जैसे ही उसने मूव करना शुरू किया होगा व्हाट वुड हैपन कि पिस्टन ने कंप्रेस होना शुरू किया होगा, ठीक है। पिस्टन जो है वो स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा होगा। अब जो कितना कंप्रेस किया, फाइनल स्टेट जो थी वो उसकी 0.1 मीटर क्यूब थी उसका वॉल्यूम, तो कितना कंप्रेस हुआ स्प्रिंग बराबर किस रहेगा? डेल्टा V which is 0.1 minus 0.05 divided by 0.25 मीटर स्क्वायर which is the area of the piston, right? आप इसको नहीं लिख सकते हैं कि जितना पिस्टन ऊपर की तरफ गया, पिस्टन जितना ऊपर गया, ठीक है, उतना ही वॉल्यूम में चेंज आया मल्टीप्लाई बाय द एरिया ऑफ द पिस्टन, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है वो है पिस्टन ऊपर की तरफ मूव किया, फाइनल वॉल्यूम 0.1 तक, बट यही वो डिस्प्लेसमेंट होगी जो स्प्रिंग में पैदा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 0.2 निकल के आ गया। तो अगर आप हमें निकाल लो कितनी फोर्स लगी है पिस्टन स्प्रिंग के ऊपर, पिस्टन ने जो लगाई है, तो वो कितनी होगी आपके पास? वी हैव K's value which is 150 kilonewton per meter and X value which is 0.2 meters. So we can simply multiply it with the X value. तो हमारे पास 30 kilonewton आ गया। Now we have the area of the piston. तो हमारे पास जो फोर्स है 30 kilonewton की स्प्रिंग की और एरिया कितना है? 0.25 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर जो कि पिस्टन लगा रहा है, स्प्रिंग लगा रहा है पिस्टन के ऊपर, ठीक है। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया? इनिशियली 200 kilopascals था एंड द प्रेशर बाय द इफेक्ट ऑफ स्प्रिंग कितना हो गया? 120 plus 200 which equals to 320 kilopascal, right? Now let's talk about the area the total work done. अच्छा, टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस लाइन के नीचे जो कुछ भी एरिया है वो तमाम वर्क डन है। तो अगर मैं इसके नीचे जो एरिया है उसको दो हिस्सों में तोड़ देता हूँ, एक हिस्सा जो है वो 1 है, एक हिस्सा 2 है। तो जो 1 है वो द एरिया 1 इज बेसिकली सिंपली अ रेक्टेंगल एंड एरिया 2 इज द ट्रायंगल। तो अगर मैं इस एरिया 1 का एरिया निकाल, इस रेक्टेंगल जो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है इसका एरिया निकालूं तो कैसे निकालूंगा? सिर्फ ये लेंथ मल्टीप्लाई करूंगा और ये लेंथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी जाएगी? 0.1 माइनस 0.05 और ये लेंथ कितनी जाएगी? सिंपली 200, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है कि W1 वर्क डन इन द फर्स्ट एरिया प्लस द वर्क डन बाय द 2 सेकंड एरिया। तो वर्क कैसे है कि P1 जो है आपके पास 200 किलोपास्कल है, V2 जो है वो 0.1 था और V1 0.05 था। यहाँ से आपके पास कितना आ गया? 10 किलो जूल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड एरिया which is this one. ये एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट? ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ 1/2 हाइट इनटू विड्थ। तो हाइट कितनी है आपके पास? 320 माइनस 200, ये हाइट आ गई इसकी इस ट्रायंगल की जो 2 से रिप्रेजेंट हो रहा है, और हॉरिजॉन्टल लेंथ जो है वो कितनी है आपके पास? वही 0.1 इनटू 0.05 माइनस 0.05। तो हाफ 320 माइनस 200 P2 माइनस P1 और V2 माइनस V1 बराबर है 0.05 के। तो in you got 3 kilo joules. So this is the work done by the second. This is actually 2. This is misprinting by the second figure or the second area. तो combinedly कितना हो गया? 10 plus 3 kilo joules. तो अब वो सवाल ही पूछ रहा था कि आपके पास जो work done by the spring है वो कितना होगा। तो अगर आप गौर करो, मैंने अभी बात डिस्कस की थी कि यहाँ पे स्प्रिंग नहीं होता तो एरिया विल बी सिंपली दिस 1, ठीक है। बट यहाँ पे एरिया 2 भी आ रहा है। The 2 second area which is the area of a triangle is basically the area is the work done by the spring. तो जो second value है 3 kilojoule is basically the total work done by the spring on the system, right? I hope ये सवाल clear होगा। अगर आपको कोई सवाल कोई मसला हो इसमें please ask me in the live session inshallah. So moving forward, inertia balance,
let's talk about the energy balance for a closed system. Although we discussed this concept extensively in chapter number 3 and chapter number 2 actually. So E in minus E out बराबर है डेल्टा E सिस्टम के, तो नेट एनर्जी ट्रांसफर बाय हीट, वर्क और मास चेंज है इंटरनल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम की. इन टर्म्स ऑफ रेट अगर हम बात करते हैं तो ये डॉट लग गया एंड इट बिकम्स rate of energy input, rate of energy output and rate of change of energy within the system. Similarly, per unit mass हम बात करते हैं तो small ही हो जाता है. This is exactly the same thing which we covered in the previous classes. Moving forward, what about cycle? Cycle is basically जब आपके पास point 1 और जो final point है बराबर हो जाए तो W net out मतलब क्या है, एक system जो है वो कितना work कर रहा है, ठीक है, और Q net in जो है वो कितनी energy में जा रही है. तो अगर जब cycle होगी तो आपके पास these two will be equal, and in terms of dot, in terms of rate, they are also again follow the same relations. Now let's talk about the constant pressure processes. हमने इक्वेशन ये लिखी है E in minus E out बराबर है डेल्टा E सिस्टम के. तो E in बेसिकली आपके पास क्या है, Q n है, ठीक है. E out बेसिकली दिस इज इक्वेशन जो हमने बात की थी, क्या हमने बात की थी, द सेम इक्वेशन. अगर आप गौर करो कि यहाँ पे Q in जो है वो एनर्जी इनपुट है, WB जो है वो वर्क डन बाय द सिस्टम, बाउंड्री वर्क है जिसको B से रिप्रेजेंट करते हैं. और सिंस यहाँ पे आपका कोई मोशन नहीं है तो यहाँ पे U2 माइनस U1 जो है वो इंटरनल एनर्जी सिस्टम है जो चेंज हो रही है. अब WP जो है वो P डेल्टा V है. ये क्यों P डेल्टा V है, बिकॉज यहाँ पे मूविंग बाउंड्री वर्क हो रहा है, तो P डेल्टा V इज द वर्क डन. एंड अगर आप यहाँ पे इसको राइट साइड पे चली जाए तो U2 माइनस U1 और ये टर्म राइट साइड पे जाएगी, क्या बन जाएगी, अगर हमको कपल कर लेते हैं U2 और PV2 साथ लिख लेते हैं और U1 को P1 के साथ, तो दिस होल टर्म कंबाइंस टू फॉर्म H2 which is the enthalpy. It is a combination of boundary work plus the internal energy. तो Q in बराबर किसके जाएगा, H2 minus H1 के for a constant pressure closed system, right? अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आ रखिएगा कि H की डेफिनेशन क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ U एंड PV. बट होता क्या है कि बाउंड्री वर्क के अलावा भी और तरह के वर्क हो सकते हैं किसी सिस्टम के अंदर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई Q माइनस W अदर माइनस WB, तो WB और डेल्टा U मिला के डेल्टा H बनाते हैं. और डेल्टा W अदर क्या हो सकता है, इट कुड बी लेट्स से इलेक्ट्रिकल वर्क और कोई और वर्क जो उसके ऊपर आप कर रहे हैं या उससे कोई एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. तो बाउंड्री वर्क इज डिफरेंट. बाउंड्री वर्क और इंटरनल एनर्जी कंबाइन होकर आपको एंथैल्पी दे देती है. तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये कि वी नीड टू मेक श्योर कि हम साइन सही इस्तेमाल कर रहे हैं. तो Q इन एनर्जी इनपुट है, WB जो है वो बाउंड्री वर्क है और डेल्टा U2 माइनस U1 जो है वो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी है. यहाँ पे एक सवाल देखते हैं. दिस इज अनदर एग्जांपल फ्रॉम द बुक एंड इट विल क्लियर लॉट ऑफ थिंग्स. A piston cylinder device contains 25 grams of saturated water vapor. This is important. It's a pure substance. 25 grams mass given आपके पास. Piston cylinder device है. That is maintained at a constant pressure of 300 kilopascal. Pressure कितना given आपके पास, 300 kilopascal maintain हुआ है. और resistance heater एक heater है जिसे आप heat करते हैं. Within cylinder, cylinder के अंदर heater लगा हुआ है. Is turn on. उसको आपने turn on किया, खोला, इसमें से 0.2 एम्पियर करंट निकला और 5 मिनट तक आपने वो करंट दिया और सोर्स जो है आपके पास 120 वोल्ट की है. एट द सेम टाइम हीट लॉस ऑफ 3.7 किलो जूल अकर्ड. उसी वक्त क्या हुआ, कुछ एनर्जी आपने लूज की फ्रॉम द सिस्टम और वो बाहर चली गई. ऐसे क्लोज सिस्टम से बात अगेन आप जस्ट टू गिव यू अ रिमाइंडर दैट क्लोज सिस्टम इज बेसिकली द टू सिस्टम इन व्हिच देयर इज नो मास ट्रांसफर. तो आप यह गौर कर सकते हैं कि इसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मास ट्रांसफर नहीं हो रहा. तो यहाँ पे जब वो एनर्जी साथ साथ कुछ एनर्जी लूज भी है तो हमें क्या निकालना है, हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है स्टीम का. सो आपके पास सिंस इट्स अ सैचुरेटेड वेपर सैचुरेटेड वाटर वेपर, तो ये जो डोम बनी थी, if you remember फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 सॉरी, प्रेशर और वॉल्यूम का जो डोम था, इसमें ये जो पॉइंट 1 है, दैट पॉइंट 1 इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द सैचुरेटेड वाटर वेपर पॉइंट. और नाउ व्हेन यू आर इंक्रीजिंग यू आर प्रोवाइडिंग सम हीट, आपके पास अब आप हीट दे रहे हैं, व्हाट विल हैपन, आपके पास लाइन जो है 0.1 से 0.2 तरफ मूव कर जाएगी एंड द वॉल्यूम विल इंक्रीज एट अ कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है जी, आगे चलते हैं. हियर यू गो. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि कितना विल्डन जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर दे रही है, कितनी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल इनपुट से आ रही है. तो वोल्टेज टाइम I इज द पावर
डेल्टा टी इज द टाइम, तो वोल्टेज 120 वोल्ट है, आई जो है 0.2 है, और आपके पास 5 मिनट के लिए दिया तो विच इज 300 सेकंड्स, which is equals to 7.2 kilojoule. Now in this is really important. Going back to chapter number 3, हमारे पास स्टेट 1 क्या है, P1 जो है वो 300 किलो पास्कल है और सैचुरेटेड वेपर था, तो वी विल गो टू टेबल नंबर A5. हम टेबल नंबर A5 में जाएंगे बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी टेबल फॉर वाटर at a given pressure, right? तो आपके पास 300 किलो पास्कल में आपने H1 की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, Hg की वैल्यू, बिकॉज it is the saturated vapor which is coming out to be 24.9 kilojoules per kg. Now अब हम energy balance apply करते हैं, so this is really important. W in which is the electrical power in to the system, Q out जो energy बाहर निकली है, और W B जो है इसको अगर हम डेल्टा के साथ कंबाइन कर लें तो we will get डेल्टा H, ठीक है. So this is the energy balance equation. मैं फिर रिपीट कर देता हूँ. W E N is the electrical work input माइनस Q आउट जो आपने एनर्जी सिस्टम में लूज किया है, माइनस WP विच इज द बाउंड्री वर्क. सो बाउंड्री वर्क को डेल्टा U को कंबाइन करके हम डेल्टा H लिख लेते हैं, विच इज द एंथैल्पी. तो W in आपके पास 7.2 था, आपने इलेक्ट्रिकल वर्क से निकाला, एंड Q आउट जो एनर्जी उसने लूज किया ड्यूरिंग द प्रोसेस सवाल में गिवन थी 30.7 किलोजूल्स, और यहाँ पे H2 माइनस H1 विच इज द एंथैल्पी डिफरेंस, राइट, फ्रॉम द टेबल. तो हमारे पास H1 की वैल्यू तो गिवन है, जो आपने निकाली है कहाँ से, एट 300 किलोपास्कल ऑफ सैचुरेटेड वेपर, ये सवाल में गिवन था. M जो है आपके पास मास, अच्छा और कॉल कीजिएगा, यहाँ पे जो एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो पर यूनिट मास होती है. That's why we are multiplying it with the mass of the water, which is 0.025 kgs. तो इस इक्वेशन में हमारे पास H2 मिसिंग था, तो H2 अब क्या किया 2864.9 kilojoules per kg. अब क्लियरली दिस इज द, if the pressure is constant, तो ये जो वैल्यू है 2724, इससे बड़ी वैल्यू आ रही है H2 की, which means कि the system goes to the superheated state. तो अब 300 kilopascal ही रहा प्रेशर, बट नाउ यू विल गो टू टेबल नंबर A6. आप टेबल नंबर A6 में 300 kilopascal जाएंगे एंड यू विल चेक फॉर द वैल्यू व्हिच इज 2864.9. इस वैल्यू के अगेंस्ट आपने टेम्परेचर निकाल लिया, व्हिच इज कमिंग आउट टू बी 200 डिग्री सेल्सियस. सो यहाँ पे हमने दो टेबल इस्तेमाल की, टेबल नंबर A5 फॉर द सैचुरेटेड स्टेट एंड टेबल नंबर A6 फॉर द सुपरहीटेड स्टेट. ये सुपरहीटेड क्यों किया, बिकॉज हमारे पास जो Hg की वैल्यू है वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन वैल्यूज होती हैं सैचुरेटेड वेपर्स की, एंड द नेक्स्ट वैल्यू कमिंग आउट टू बी 2864 इज higher than this value. That's why we go to the superheated table to find the temperature. हमने इस प्रेशर के ऊपर 2864 को लॉक किया and we found 200 डिग्री सेल्सियस at the final temperature of the system. आई होप इस सवाल आपको क्लियर होगा. अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ आस्क मी इन द लाइव सेशन. एंड यहाँ पे रोकते हैं इस लेक्चर को. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द सेम टॉपिक. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम यू ऑल इन अनदर लेक्चर ऑफ थर्मोडायनामिक्स. लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 डिस्कस किया था, इन विच वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एनर्जी एनालिसिस ऑफ क्लोज्ड सिस्टम्स. In this class we will continue the same chapter. नया टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे आज क्लास में वो है स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस. सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि व्हाट इज स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट को आसान बात में समझना है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री. मतलब ये है कि किसी भी बॉडी, किसी भी सब्सटेंस के अंदर, चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, वो किसी खास टेम्परेचर पर मौजूद है, तो अगर उस बॉडी का टेम्परेचर हमें 1 डिग्री बढ़ाना है, और मतलब उस सब्सटेंस का पर डिग्री टेम्परेचर और 1 kg, मतलब एक्चुअली कर रहे हैं कि आप उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. ये समझ लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 kg ऑफ वाटर है, उस 1 kg ऑफ वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, अगर मैं उसको 21 डिग्री सेल्सियस तक ले जाऊंगा तो मुझे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड स्पेसिफिक हीट. 1 kg ऑफ वाटर है, 1 kg का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, और उसको 1 kg को मुझे 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है.
1 राइज करना है तो हम उसको कहेंगे कि दैट इज स्पेसिफिक हीट। अच्छा, यहाँ पे 1 kg क्यों है? बिकॉज अगर हम बात करते हैं ज़्यादा पानी की, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 10 kg ऑफ वाटर, तो इन दैट केस हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी कि हम 20 to 21 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाएं। दैट्स वाई हम उसको इन टर्म्स ऑफ हम उसको मास से डिवाइड करते थे ताकि हम उसको मास इंडिपेंडेंट बना लें। 20 kg ऑफ वाटर को अगर हमें 20 से 21 जाना पड़ेगा तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। 35 kg को चाहिए अगर बढ़ाना है 1 डिग्री तो और एनर्जी चाहिए होगी, विच मीन्स कि हमें बेहतर है कि हम इस पूरी स्पेसिफिक एनर्जी की डेफिनेशन को या स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन को पर यूनिट मास डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। सिमिलरली स्पेसिफिक हीट दो तरह की होती है। एक स्पेसिफिक हीट से हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब ये आसान डेफिनेशन ये है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मिसाल के तौर पर आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स हुआ है और उस कंटेनर में जो भी गैस मौजूद है वो एक्सपेंड नहीं हो रही, उसका वॉल्यूम फिक्स है, मतलब उस पर कोई पिस्टन नहीं लगा हुआ, कोई बाउंड्रीज मूव नहीं कर रही, तो वॉल्यूम फिक्स है। तो अगर मुझे उस कंडीशन में एक 1 kg उस कंडीशन में 1 kg ऑफ दैट सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना है, तो मैं उसको कहूँगा कि मुझे एनर्जी चाहिए, उसको कहेंगे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नाउ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक वॉल्यूम फिक्स हुआ है, आपने कोई हीट किया, आपने 100 डिग्री सेल्सियस से 101 डिग्री सेल्सियस लेके जाना है, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, एंड सिंस द वॉल्यूम इज फिक्स दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, इसको अगर मैथमेटिकली लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? वी डिनोट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बाय सी वी। सी इज स्पेसिफिक हीट, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वी जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम के अनुसार है। अच्छा, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रिलेशन लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है डावा यू अपॉन डावा टी और वी। इसका मतलब है, अगर आप गौर करो कि अगर मैं इस डावा टी को राइट साइड लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ, इट विल बिकम सी वी इक्वल्स टू डावा यू अपॉन डावा टी। अच्छा, यू बेसिकली क्या होता है? यू हम बहुत दफा देख चुके हैं कि यू इज बेसिकली द इंटरनल एनर्जी, और डावा यू मतलब कि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, राइट? अगर आप गौर कीजिए कि अगर हम लेफ्ट साइड पर डावा टी को लेके जाएं तो इट विल बिकम सी वी डावा टी इक्वल्स टू डावा यू। तो सी वी इटसेल्फ क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। तो पर यूनिट टेम्परेचर आ रहा है, तो सी वी की जो यूनिट्स में अगर टेम्परेचर डिनोमिनेटर में और डावा टी यहाँ पे आएगा साथ में, तो टेम्परेचर कैंसिल होगा, तो यू विल बी लेफ्ट विद द यूनिट्स ऑफ एनर्जी। सो विच मीन्स के यहाँ पे डावा यू पर डावा टी का मतलब ये है कि चेंज ऑफ एनर्जी, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, राइट? अच्छा, यहाँ पे यू क्यों लिखा है? बिकॉज हमें बात पता है कि जब हमारे पास वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा था तो हमारे पास सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज हुई होती है, दैट्स व्हाई हमारे पास यहाँ पे यू आया। अच्छा, सिमिलरली अगर किसी प्रोसेस के दौरान आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है बट यू आर अलाउइंग द वॉल्यूम टू एक्सपैंड और चेंज, तो आपके पास क्या होगा? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट क्या है? बट आप वॉल्यूम को चेंज होने दे रहे हैं। This is an example. If you have a piston and the piston is moving to a certain height, चाहे वो compress हो रहा है या expand हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप डेल्टा V बदल रहे हैं उसका। In that case, if you remember, the energy content is basically equals to U plus P delta V. तो U plus P delta V बराबर होता है एंथैल्पी का। ये बात हम डिस्कस कर चुके की थी। तो अगर आपके पास जो जब आप एनर्जी देते हैं तो इन दैट सिनेरियो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी बदलती है, अगर कांस्टेंट प्रेशर होता है तो उसकी एंथैल्पी बदलती है। एंथैल्पी में फिर रिपीट करता हूँ, एंथैल्पी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स। फर्स्ट टर्म इज U which is the internal energy and the other term is P delta V which is the flow energy as we discussed in chapter number 12 too. So this is important. So at constant pressure this is dava S upon dava T, and at constant volume it is डावा यू अपन डावा टी। मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट बात की जो सी पी की वैल्यू होती है किसी भी सब्सटेंस के लिए वो ज़्यादा होती है सी पी की वैल्यू। अच्छा, ये बात बड़ी लॉजिकल सी बात है, इसको हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक 1 kg ऑफ वाटर का मास या 1 kg ऑफ लेट्स से कंसीडर इट गैस
1 kg ऑफ एयर का जो वॉल्यूम टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से 101 डिग्री सेल्सियस तक करना है। और अगर मेरा प्रोसेस जो है वो लेट्स से कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो व्हाट विल हैपन, सिंस द सिस्टम इज नॉट डूइंग एनी वर्क, तो जितनी एनर्जी आप दे रहे हैं वो तमाम की तमाम एनर्जी डेल्टा यू को तब्दील कर रही है, और डेल्टा यू की वजह से टेम्परेचर बदल रहा है। तो आपको कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी जब आपके पास वॉल्यूम फिक्स है टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री। बट इन द केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर आप सिस्टम को अलाउ कर रहे हैं कि वो थोड़ा सा वर्क भी करे। तो आप जब एनर्जी दे रहे हैं तो व्हाट इज हैपनिंग, कुछ एनर्जी जो है वर्क करने में लग रही है जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, और कुछ एनर्जी जो है वो यू को बदल रही है, यू के बदलने से टेम्परेचर बदल रहा है। दैट्स व्हाई यू नीड मोर एनर्जी टू इंक्रीज द टेम्परेचर of by 1 degree. That's why Cp is always greater than Cv. Moving forward, it has been found that experimentally that the internal energy is only a function of temperature, which means कि internal energy for ideal gas does not depend on any two independent tensor property. आपके पास जो U की वैल्यू है, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू, वो सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। मतलब अगर मैं टेम्परेचर को बदल दूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस है और मैं 25-30 कर देता हूँ, तो मेरे पास U की वैल्यू बदल जाएगी। With this method, what we can say that U is a function of temperature only, and H is basically U plus PV. According to gas law, PV equals to RT. अगर मैं PV equals to RT लेता हूँ, आइडियल गैस इक्वेशन एट लो प्रेशर्स, हम किसी भी गैस जो रियल गैस को भी आइडियल गैस समझ लेते हैं, कंसीडर कर सकते हैं अगर हमारे पास प्रेशर जो है वो कम है। तो अगर मैं PV को रिप्लेस करता हूँ तो क्या देखता हूँ मैं यहाँ पे कि H बराबर है U प्लस RT, मैं इस PV को RT, तो इन दिस सिनेरियो H इज आल्सो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि आपके पास U जो है वो ऑटोमेटिकली H में आता है ऑलरेडी, PV को रिप्लेस कर दिया आपने RT के साथ, तो अब आप इस इक्वेशन बन गई U प्लस RT, तो U इज ऑलरेडी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड RT हैज R कांस्टेंट एंड T टेम्परेचर, तो H आल्सो बिकम्स अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव वो डेरिवेटिव होता है जो किसी प्रॉपर्टी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन मल्टीपल प्रॉपर्टी चेक कर रहा होता है। तो अगर आपको ये बात कंफर्म हो गई कि U इज ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो हम इस रिलेशन को बदल सकते हैं विद अ डेफिनेट डेरिवेटिव, मतलब हम दावा को D से रिप्लेस कर देते हैं। एंड सिमिलरली अगर हमारे पास du इक्वल्स टू Cv dt आ रहा है, which means कि अगर हमें change of internal energy निकालनी है, तो if we have the value of Cv, we can and dt, we can simply use this relation and we can integrate between two different points. तो delta U बराबर है U2 minus U1, which is equals to the integral of this term, right? Cv dt 0.1 to 2 मतलब two different states. Similarly, अगर मुझे एंथैल्पी का डिफरेंस निकालना है तो मैं इसी रिलेशन को इस्तेमाल करके भी एंथैल्पी का डिफरेंस निकाल सकता हूँ, बट दिस इंटीग्रल कुड नॉट बी पॉसिबल इफ द रिलेशन वाज इन द पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म। तो आपने क्या किया, पहले आपने ये चेक किया कि u इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एंड विद यूजिंग दिस रिलेशन हमने h को भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्रूव किया, एंड व्हेन वी प्रूव दैट u and h आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, आपने Cv और की जो रिलेशन है उनको बदल के in terms of definite derivative लिया है, ठीक है, और with the help of definite derivative हम इंटीग्रेट करना हमारे लिए आसान है। For ideal gas, the change in internal energy and enthalpy for a process can be evaluating by the above integral, ये बात मैं भी डिस्कस कर चुका हूँ कि मुझे अगर आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी का चेंज डिस्कस निकालना है तो मैं सिंपली इन इंटीग्रल से इसको निकाल सकता हूँ। ओके, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस changing the temperature, मतलब क्या है बात। For example, if you have air and the mass of air is 1 kg which is fixed, but the temperature is 300 Kelvin, अगर मुझे 300 से 301 Kelvin तक लेके जाना है तो मुझे चाहिए let's say 0.718 kilojoules of energy, right? But similarly, अगर मेरे पास जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, 1000 Kelvin है और मुझे 1000 से 1001 तक लेके जाना है, तो you can see the amount of energy required is slightly less higher than the one required at when temperature is 300 degrees Celsius, which means that the specific heat is a function of temperature and it changes with temperature. The specific heat of a substance
किसी भी एक गैस की स्पेसिफिक हीट जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, बट वो टेम्परेचर जो है वो बदल जाती है। यहाँ पे एक ग्राफ है जिसके अंदर मुख्तलिफ गैसेस है और उन गैसेस के साथ जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस लिखा हुआ है कि उनका किलो जूल्स पर किलो मोल पर केल्विन, मतलब इन टर्म्स ऑफ किलो मोल लिखा हुआ है, वैल्यूज क्या है। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एयर की वैल्यू जो है वो काफ़ी लीनियरली बदलती है आफ्टर इट गोज सिग्निफिकेंटली हाई एंड देन इट ड्रॉप्स बैक, एंगल जो स्लोप है वो छोटा हो जाता है। इन तमाम के अंदर तमाम जो रियल गैसेस हैं उनके अंदर Cp की वैल्यू में तब्दीली आती है, वेराज जो आपके पास नोबल गैसेस हैं उसके अंदर तब्दीली नहीं आ रही। मूविंग फॉरवर्ड, देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट द अबव इंटीग्रल डेल्टा u इक्वल्स टू u2 माइनस u1। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि हम इस इंटीग्रल को क्यों कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। हम इसलिए करना चाह रहे हैं कि हमें इंटरनल एनर्जी का चेंज चाहिए या फिर हमें एंथैल्पी का चेंज चाहिए टू डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर। अगर हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं तो पहली बात हमारे पास मेथड वन क्या कहता है कि हमारे पास टेबल नंबर A17 है जिसके अंदर H और U की वैल्यूज गिवन है फॉर एयर ओनली। तो जो टेबल्स मैंने अपलोड किए थे एलएमएस पे पॉपुलर टेबल, इफ यू गो टू टेबल नंबर 17 यू विल फाइंड दैट द आइडियल गैस प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। तो आपके पास टेम्परेचर है, you have H, you have Prandtl number, this is not important right now, and this is U and H, these are two important values. You can simply use these values at different temperatures to find the integral, right? But similarly, if you have a different gas, for example nitrogen, so the tables A18 to A25 directly gives the values of H bar, which are actually kilojoules per kilomole, आप convert कर सकते हैं। So the method one is pretty simple. If you have the tables, you can simply go to tables A17, 18 and find the values of delta H or delta U at different temperatures. So this is pretty straightforward. Now, H की वैल्यू H बार on M होती है, तो हम यहाँ से मोलर मास से निकाल सकते हैं। ठीक है, मोलर मास आप निकाल सकते हैं टेबल नंबर A1 से, तो आप बस ये निकालना तो मुश्किल नहीं है। अगर H बार गिवन है तो आप सिंपली H निकाल सकते हैं बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन H rather than H bar। तो जो A18 to A25 के टेबल्स हैं वहाँ पे तमाम गैसेस की डिफरेंट गैसेस की प्रॉपर्टीज जो है वो प्लॉट हुई है, टेबुलेट हुई है। मूविंग फॉरवर्ड, दूसरा मेथड क्या है जो थोड़ा सा मुश्किल है, वो मेथड ये है कि हम जो है वो इस इंटीग्रल को सॉल्व करें। तो definitely this is not feasible when you are solving it by hand. So what we have table number A2 for the ideal gas specific heat for various common gases। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन एंड सो फोर्थ। इफ यू सी टेबल नंबर 2 यू विल फाइंड मोर गैसेस हियर। तो यहाँ पे अगर हम चेक कर सकते हैं वी हैव डिफरेंट इंटीग्रल्स। फर्स्ट इंटीग्रल इज कैन बी फाउंड टू कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ enthalpies, and second integral can be used to find the difference of internal energies. So we are not interested in this because this is pretty cumbersome, काफी ज़्यादा laborious है। पर हम let's just give it a go। यहाँ पे A जो है वो constant values है, A B C D constant values है, T जो है वो आपके पास it's a function, simple temperature है। We are integrating the whole function, right? Similarly, we are using this function, which M being the molecular mass or molar mass of the gas, और T1 T2 जो है वो दो different values हैं temperature की। जब आप इसको integrate करेंगे by replacing these A B C D to these relations, आप integrate करने के बाद आप limits put करेंगे and you will get the values of U2 minus U1। So this is the method which एनालिटिकल एक्सप्रेशन है, इसको हम इस्तेमाल नहीं करते थर्मोडायनामिक्स में एलिमेंट्री लेवल पे, बट यू कैन यूज इट if you want to get accurate results. The results are quite accurate by using this relation. Third method is pretty simple. This is pretty straightforward. अगर आपके पास कोई टेबल मौजूद नहीं है, मतलब टेबल नंबर A17 जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, A17 A18 मौजूद नहीं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास जो CV की वैल्यू है, अगर मुझे डेल्टा U निकालना है तो मैं सिंपली करूँगा कि मैं CV की वैल्यू को एवरेज कंसीडर कर लेता हूँ। कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपको निकालना है डेल्टा U एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स T2 एंड T1। तो आप ये करेंगे कि हम CV की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? A2 से CV की वैल्यू और CP की वैल्यू आ जाएगी। हम ये करेंगे उन दो डिफरेंट टेम्परेचर्स का एवरेज लेंगे। हमने लेट्स से फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि डेल्टा U निकालें 20-25 डिग्री सेल्सियस में,
25 डिग्री सेल्सियस को हमने एवरेज लिया तो बन गया 22.5। 22.5 के ऊपर हमने सिंपली गए और हमने CV की वैल्यू निकाल ली सिमिलरली, ताकि इसीलिए हमने एवरेज आउट कर लिया। रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट होते हैं अगर आपका टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो छोटा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे डेल्टा यू निकालना है और डेल्टा यू किन टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर जो है आपके पास डेट से 30-35 डिग्री सेल्सियस है या 30-40 डिग्री सेल्सियस है, तो 30 + 40 gives you 70 डिवाइड बाई 2 35। तो 35 का अगर मैं CV की वैल्यू निकाल लूँगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो काफ़ी एक्यूरेट होगा। वी कैन यूज दिस राइट। तो बाय यूजिंग A2 वी कैन फाइंड CP एंड CV डायरेक्टली एट वेरियस टेम्परेचर्स और फिर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू कैलकुलेट द डेल्टा यू एंड डेल्टा एच और टू आइडेंटिफाई द CP वैल्यू और CV वैल्यू। we call it average value। So अमूमन अगर आपको हाई टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहिए कि आपको डेल्टा निकालना है एंड टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, लेट 200 डिग्री सेल्सियस है, then it is recommended to find the values from method 2 or method 1, but method 3 is quite reasonably accurate। Moving forward, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैसेस, हमें पता है कि H बराबर होता है U + RT के। अगर हम इसको डिफरेंशिएट लेते हैं तो चेंज ऑफ DH मतलब H का एंथैल्पी का चेंज बराबर होगा DU + RDT के, राइट। अभी आप हमें पता है कि DH बराबर होता है CP DT के, ये हमने भी देखा है, एंड DU बराबर होता है CV DT के। अगर मैं इन दोनों रिलेशंस को इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो व्हाट आई विल गेट CP CV + R बिकॉज DT कैंसिल हुआ। So this gives me a relation, the relationship between CP, CV and R, which means that कि अगर आप जो CP है वो CV से बड़ा है, ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कितना बड़ा है by R बड़ा है, ठीक है। In terms of molar mass, we can use the mole for normal gas, CP bar को represent करने per kilomoles। We have another relation which is called specific heat ratios, which is K, which is the ratio of CP upon CV। This I guess ये आपने चीज़ है अपनी हाई स्कूल वगैरह इंटर वगैरह में पढ़ी होगी आपने। तो द रेशियो इज क्वाइट बहुत कम वेरिएशन होती है इसके अंदर। तो अमूमन फॉर मोनोटॉमिक गैसेस जो कि आपके पास आइडियल गैस नोबल गैसेस हैं उसकी वैल्यू 1.66 होती है, और फॉर डायटोमिक गैसेस यूजुअली रूम टेम्परेचर इसकी वैल्यू 1.4 होती है। These values are pretty constant, right? These are pretty much constant। K वैल्यू जो है 1.4 है और for the diatomic gases including air, and for the noble gases this value is 1.66। So we can simply use these values for our calculations। Okay, moving forward for the liquid and solids, solid and liquid, so far we discussed about the gases which are compressible। So let's talk about the solid and liquid। इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस की जब आप वो होते हैं जिनकी डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम फिक्स होते हैं, वो हम बात डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जब वॉल्यूम फिक्स है तो विच मीन्स है कि वहाँ पे CV और CP का कॉन्सेप्ट नहीं है, वी रिप्लेस CV एंड CP विद अ सिंगल वैल्यू विच इज C। तो वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ आयरन की, तो आयरन का टेम्परेचर अगर 24 डिग्री सेल्सियस है तो अब आयरन को ना मैं कंप्रेस कर सकता हूँ ना इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ। सिमिलरली तो प्रेशर की कोई सेंस नहीं बनती यहाँ पर। So in this scenario, in this case, what happens is the values of CV and CP become C and which are constant, right? Similarly, यहाँ पे लिक्विड सॉलिड की बात की जाती है, सॉलिड और लिक्विड जो कि इनकम्प्रेसिबल होता है, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं कि डेल्टा U बराबर होगा C average T2 - T1, that's it, as simple as that। But there is no concept of CP and CV because ना वॉल्यूम बदलना है ना प्रेशर बदलना है। मूविंग फॉरवर्ड हम बात करें एंथैल्पी चेंज की। तो एंथैल्पी चेंज में अगर हम बात करें तो हमारे पास H + U + PV होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि DH बराबर हो गया DU + PdP के, ये बेसिकली क्या हुआ प्लस PdV, ये आपने इसका चेंज निकाला है एक्चुअली। सो DH बराबर है DU प्लस यहाँ पे आपने चेन रूल अप्लाई किया या U.V का रिलेशन अप्लाई किया, PdP + PdV, right? These two terms appear from the differential of these two terms, right? अब हम गौर कर सकते हैं कि dV 0 के बराबर क्यों हो रहा है, because it's a liquid and solid, that's why there is no change of volume। The relation becomes DU + VdP। Now
सिमिलरली वी नो दैट डी बराबर होता है किसके, सी एवरेज डेल्टा टी के, हम पिछले स्लाइड से देखा था। तो वी हैव सॉलिड टर्म वी डेल्टा पी इनसिग्निफिकेंट, थस हमारे पास अगर सॉलिड्स हो तो डेल्टा पी की सिग्निफिकेंस नहीं होती कि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। तो हमारे पास डेल्टा एच की वैल्यू भी क्या आ रही है, एग्जैक्टली वही आ रही है जो हमारे पास डेल्टा यू की वैल्यू आती है। मतलब अगर हमारे पास सॉलिड है तो हम सिंपली कर सकते हैं कि हमारे पास सी एवरेज डेल्टा टी, चाहे सॉलिड हो तो यहाँ डेल्टा एच डेल्टा यू बराबर हो जाएंगे, सी एवरेज डेल्टा टी। बट इन केस ऑफ लिक्विड्स देयर आर टू स्पेशल केसेस। अगर हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर है, मतलब इट मीन कि डेल्टा पी बराबर है जीरो के, तो दिस टर्म्स गो vanishes, you are only left with C average delta T. But if you have a constant temperature process which is isentropic, we will discuss later, पंप्स में होता है, पंप्स में आपके पास प्रेशर बदलता है, तो इन दैट केस आपके पास डेल्टा टी जीरो हो जाएगा एंड यू विल बी हैविंग डेल्टा इज इक्वल टू वी डेल्टा पी। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दिस रिलेशन इज इंपॉर्टेंट। यूजुअली हम इस रिलेशन को हम मिस कर देते हैं थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस करते हुए। हमारे पास हम पी डेल्टा वी तो डिस्कस करते रहते हैं, बट दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट when we are discussing about the pumps। तो डेल्टा एच बराबर किसके हो गया, वी डेल्टा पी के। ये कैसे आ रहा है, वो इस रिलेशन से आ रहा है। तो यू मेक श्योर दैट हम आपको ये बात पता होनी चाहिए। अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी क्वेरी, प्लीज आस्क मी इन द लाइव सेशंस इंशाल्लाह। मूविंग फॉरवर्ड, अगर मुझे एंथैल्पी निकालना है किसी कंप्रेस्ड लिक्विड की, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एच एफ व्हिच इज द एंथैल्पी ऑफ द फ्लूइड एट टी प्लस वी एफ which is enthalpy at the saturation liquid phase at temperature T plus P minus P sat. This is the relation we use to calculate the enthalpy. We will see in the numerical inshallah in detail about these relations and how to use them. Now this is important to understand. For example, if we have a graph PV graph, अगर मेरे पास ये अरेंजमेंट है पिस्टन की, ये है और ये, तो इसमें ग्राफ कैसे नजर आएगा। यूजुअली आप और कर सकते हैं कि अगर हमारे पास let's say if you have gas inside, if you are providing heat to it, what will happen कि आपके पास वॉल्यूम ऑफ जो इसका है वो फिक्स है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टॉपर्स लगे हुए हैं एंड दीज स्टॉपर्स आर एक्चुअली नॉट, एक सर्टेन प्रेशर जब तक नहीं आएगा, अचीव नहीं होगा, ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम फिक्स रहेगा। जैसे जैसे आप देख रहे हैं पॉइंट 1 से लेकर 2 तक क्या हो रहा है कि प्रेशर बढ़ रहा है बट द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जब आप प्रेशर को बढ़ाते हुए गए तो पॉइंट 2 जैसे ही आया, विच मीन्स दैट द पॉइंट जहाँ पे आपने इसके वेट को आपने पिस्टन के वेट को आपने कैंसिल आउट किया एंड देन आफ्टरवर्ड्स पिस्टन ऊपर उठना शुरू हुआ। तो पॉइंट 1, 2 से 3 जो है वो आप पिस्टन ऊपर मूव कर रहे हैं। बट सिमिलरली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर 1 से लेकर 2 तक कि अभी हमारे पास पिस्टन यहाँ पे गुंजाइश है, यहाँ पे स्टॉपर के नीचे है पिस्टन। तो अब जैसे जैसे आपने प्रेशर बढ़ाया, सॉरी प्रेशर फिक्स है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है वॉल्यूम, एंड जैसे ही यहाँ पर पहुंचा अब आपके पास वॉल्यूम फिक्स हो गया और प्रेशर बढ़ रहा है, विच मीन्स कि यू नॉट, आप वो कैंसिल आउट नहीं हो रहे प्रेशर वैल्यूज। नाउ इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पिस्टन केस, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, इट इज फॉलोइंग अ लीनियर कर्व because F equals to kx। if you remember the numerical जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो हमारे पास अगर मतलब एक पिस्टन एक स्प्रिंग कनेक्टेड होता है तो स्प्रिंग जो है वो लीनियरली बिहेव करता है, दैट्स व्हाई द प्रेशर इज चेंजिंग लीनियरली। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास पिस्टन सिलेंडर का एक और अरेंजमेंट है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एट इक्विलिब्रियम, if system is heated, the free moving piston will move to adjust the inside pressure so that external pressure बराबर force बराबर P AP है। तो actually this is the same thing which we discussed earlier। internal pressure इसका बराबर होगा P नॉट के जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस वेट जो उसका पिस्टन का वेट है, और जो कि आपके पास के जो है वो आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो तमाम फोर्स अगर मैं सम कर रहा हूँ तो एक प्रेशर लग रहा है, एक वेट है और एक अपना स्प्रिंग कांस्टेंट है, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू x है वो कैसे निकलती है, सिंपली v अपॉन जब जो वॉल्यूम बदल रहा है। खैर वी विल सी द न्यूमेरिकल इन डिटेल द कांसेप्ट, एक वैल्यू जो है वो किस तरह आप इस्तेमाल करते हैं इंशाल्लाह। सो थैंक यू। यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।